Company BharatPe, Mr. Grover also appears as an investor on the reality TV show Shark Tank India. Prior to starting BharatPe, Mr. Rashneet Grover gained valuable experience working with renowned companies such as Kotak Investment Bank, Gopher, CC Jewelry Limited, and American Express. He is an active investor with around 55 investments in various startups spanning fintech, healthy tech, and auto tech industries. So with a round of applause, may I please invite the very famous and popular Mr. Rashneet Grover on stage. Thank you so much for coming here, sir. And to welcome Mr. Grover, may I please invite our co-founders on stage, Mr. Nitin ji and Mr. Manmohan ji, with a round of applause. Subham, Subham. Welcome to Vyapar Zone, Vyapar Yuva Mahakumbh, and welcome to Calcutta. Now may I please invite Mr. Mohit Shah ji to take over the stage as the moderator for the further session. Over to you, sir. Thank you so much, and please be seated, audience. नहीं करेंगे सर, आपको काफ़ी यूथ फॉलो करता है. आई एम माई सेल्फ एसोसिएट प्रोफेसर विद भवानीपुर कॉलेज, एंड लोग काफ़ी एक्साइटेड जब यहाँ आ रहे हैं. तो जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनमें क्या बेस्ट क्वालिटीज होनी चाहिए अगर स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है. आवाज़ आ रही पीछे? आवाज़ आ रही है? जरा
इतने गंभीर क्वेश्चन से क्यों शुरू करते हो? यू शुड स्टार्ट ऑन अ लाइटर नोट। घूम फिर के यार कोई किसी का तो पहुँचा तो नहीं, तो सर कोई तुक्का ही मार रहा है, एटलीस्ट एज एन इन्वेस्टर तो तुक्का ही मार रहे हैं कि हो सकता है इस लड़के का स्टार्टअप चल जाएगा। बट इफ आई वर टू फाइंड अ ट्रेंड, आई थिंक आई एम मोर लुकिंग एट कि बंदे में भूख होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी में भूख है तो कुछ ना कुछ करके तो बनाना जाएगा। सो फॉर मी whenever someone comes to pitch to me, मैं पूरा पिच सुन लेता हूँ, बट इवैल्यूएट मैं यही कर रहा होता कि बंदे में कितना दम है, कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बिकॉज फैक्ट ये है कि आप जो प्रोडक्ट उतारते हो शुरू में सोच के कि ये मार्केट कैप्चर कर लेगा, 6 महीने बाद आप खुद के प्रोडक्ट पे हंस रहे होते हो कि मैं क्या सोच रहा था कि ये मार्केट में चलेगा, क्योंकि मार्केट टीचेज यू, मार्केट टेल्स यू कि मेरे को कुछ और चाहिए, एंड आप इवॉल्व करते रहे प्रोडक्ट। तो सिर्फ प्रोडक्ट के तरफ तो आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते। भूखे के बाद इस पर आ गई है कि जो फाउंडर है उसमें मार्केट की समझ कितनी है, उसकी मार्केट की एडेप्टेबिलिटी कितनी है, और खुद की जिद और भूख कितनी है कि मेरे को कुछ ना कुछ करके धंधा चलाना है। तो इफ यू फिगर आउट दैट गाय कि जिसमें भूख है और जिद है, एंड एट द सेम टाइम एडेप्टेबिलिटी भी की है कि मार्केट की रिस्पेक्ट भी है, देन मोर प्रॉबेबली यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज अ फाउंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, भूख कितनी है। आज के दिन अगर देखें यहाँ पर कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं ऑनलाइन बेस। यहाँ पर अगर हम किसी बंदे को पकड़े या बंदी को पकड़े, सब एक आइडिया लेके बैठे हो, वो आइडिया चलेगा कि नहीं ये नहीं पता, बट आइडिया लेके बैठे हैं। अब डिफरेंस है कि लगता है कि मैं कर लूँगा और लोग जॉब वॉब छोड़ कर लग जाते हैं। मैंने आपके एक रिसेंट रियलिटी शो में देखा था, आपने स्ट्रेट अवे ब्लंटली बोला, मैंने वी वर हाईली इम्प्रेस दैट टाइम, स्पेशली हमारे स्टाफ रूम में लोग काफ़ी इम्प्रेस थे कि ब्लंटली बोल दिया बंदे ने कि कर क्या रहा है। आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर लाइन। तो हाउ वी कैन डिमार्केट कि वो एक्चुअली में सही है हमारे लिए। एंड अगेन सेकेंड पार्ट टू इट इज व्हेन टू एग्जिट, कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल लग गए, व्हाट कैन बी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ एग्जिटिंग। यार 140 करोड़ लोग हैं पूरी कंट्री में, अगर दिन का एक आइडिया भी कोई दिमाग लगा लेगा तो 140 करोड़ आइडिया है। 365 दिन में 140 इंटू 365 जो भी नंबर होता है, तो आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू। होता क्या है कि वी हैव ग्रोन अप सीइंग अ लॉट ऑफ अमेरिकन मूवीज, और नॉट ऑफ लेट बट जब 2000 में बहुत ही ट्रेंड था कि यार किसी को कोई आइडिया आया, उसने कंपनी बना ली और बेच ली, उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल गए, या किसी ने आइडिया बेच दिया उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल गए। तो ये ना कहीं पे हमारे दिमाग में गलत फहमी है कहीं पे कि मैं एग्जीक्यूट करूँगा नहीं, किसी को आइडिया दे दूँगा और वो बोलेगा अरे वाह बहुत अच्छा आइडिया, ये ले 10 करोड़ रुपए। और उससे ज़्यादा बड़ी पाइप ड्रीम कोई नहीं है कि आइडिया के लिए कोई अठन्नी नहीं देता है हिंदुस्तान में, ठीक है। बिकॉज द मोमेंट आपने आइडिया दूसरे को सुना दिया, अब उसके दिमाग में भी आ गया। सो व्हाट इज़ द मतलब व्हाट इज़ सो एक्सक्लूसिव अबाउट एन आइडिया। घूम फिर के इंडिया में आपको वैल्यू मिलेगी एग्जीक्यूशन की। वो आइडिया आपका है किसी और का है, लेट आया जल्दी आया उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस पर एग्जीक्यूट करके प्रोडक्ट राइट टाइम पे मार्केट में किसने उतारा है, दैट इज़ द गाय हु इज़ गोइंग टू विन। दूसरा एक चीज़ मैंने देखी कि लोगों को करना तो एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा है। अगर वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा ज़्यादा नहीं होगा तो कोई क्यों नौकरी छोड़ के सिरदर्दी लेगा, ठीक है। कोई देश के लिए कोई कुछ नहीं करता, कोई समाज के लिए कुछ नहीं करता, बिल्कुल क्लियर है मेरे को लाइफ में। लोग पैसे के लिए करते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, हर कोई अगर अपने पैसे के लिए करेगा तो समाज और देश का वैसे ही भला हो जाएगा, ठीक है। मेरे को डर तब लगता है जब कोई बोलने लगता है कि मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा समाज का भला हो जाए। उस एंटरप्रेन्योर पे तो मैं कभी पैसे नहीं लगाने वाला क्योंकि उसके फंडे क्लियर नहीं है। हाँ कोई आके मेरे को बोले जी मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, हाँ तू भी आ जा, तेरे फंडे क्लियर है, तेरे से बात कर लेंगे। नाउ
a lot of time people want to do it बट हिम्मत नहीं कर रहे हैं, मतलब वो नौकरी भी साथ में करे जा रहे हैं बिकॉज वो तनख्वाह आती है ना, तो पहली तारीख को तनख्वाह आती है उसकी वैल्यू है। जब अकाउंट में एक दिन पैसा आते तब तो अच्छा लगता है ना नौकरी करते हुए, वो अलग बात है 2 घंटे बाद फिर से आप बॉस को गाली दे रहे होते हो कि क्या गधा है सारा, बट पहली तारीख को तनख्वाह की बहुत वैल्यू है, बहुत मज़ा आता है। तो अ लॉट ऑफ पीपल ना टेल मी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बोला अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, बट मैं दिन में नौकरी भी करता हूँ, वो नहीं होने वाला है। मतलब अगर तुम 6 महीने 1 साल बिना कमाए अपना गुजारा नहीं चला सकते तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट इज़ अबाउट रिस्क। वो हर महीने अगर तनख्वाह भी आती है और कुछ बन भी जाए, मैंने तो आज तक किसी को बनाते हुए नहीं देखा प्रैक्टिकली। एंड कब छोड़ना है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि यू नो इफ़ यू टेक अ क्लासिकल केस, वन ऑफ द स्टार्टअप्स आई वाज एसोसिएटेड वाज ग्रोफर्स व्हिच इज़ नाउ ब्लिंकिट। टू कम टू द ब्लिंकिट मॉडल, अलविंदर हु इज द फाउंडर, उसको 9 साल लग गए। एंड आई एम श्योर मल्टीपल टाइम्स उसने भी सोचा होगा छोड़ यार, मतलब क्यों इतनी मेहनत मार रहा हूँ, इतने पैसे उठाए जा रहा हूँ। बट वंस ही हिट ब्लिंकिट, उसके बाद इट्स बिकम अ $15 बिलियन कंपनी विद जोमेटो टुगेदर, जोमेटो प्लस ब्लिंकिट मिला के $30 बिलियन की कंपनी है। एंड यू नो दीपेंद्र एंड अलविंदर बिलीव इट कैन बिकम अ $100 बिलियन कंपनी, विच इज़ ग्रेट। आई थिंक एस्पिरेशनली ग्रेट है, एंड आई थिंक वो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक यू जस्ट नीड टू स्टॉप व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि मज़ा नहीं आ रहा। आप एक्सटर्नल बात सुन के नहीं कर सकते, आपको खुद से मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा वो बात है, ठीक है। अगर खुद से मज़ा आ रहा है तो यार ठीक है, आप लगे रहोगे, कई बारी 3 साल में बैठ जाएगी, कई बारी 3 दिन में भी बात बैठ जाएगी, कई बारी 9 साल भी लग जाएंगे। बट इफ़ यू नॉट इनटू इट, मज़ा ही नहीं आ रहा है, देन यू शुड जस्ट लीव इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक लाइन कहा कि बॉस को गालियाँ देते हैं। अब यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर काफ़ी यूथ प्रेजेंट है। अब यूथ के साथ क्या है कि अगर कोई 10,000 रुपये स्टाइपेंड दे रहा है, दे आर गुड, 15,000 दे रहा है, दे आर वेरी गुड, 20,000 दे रहा है तो एक्सीलेंट, और हर महीने ये उछलते हैं यहाँ से वहाँ। और एंटरप्रेन्योर्स का हमेशा ये कंप्लेन है, हम टीम बना नहीं पाते। एंड अ सर्वे ऑल्सो सेज कि स्टार्टअप का मेजर फेलियर होता है कि हम प्रॉपर टीम बिल्डअप नहीं कर पाते। और यहाँ पर भी हम लोग कुछ एंटरप्रेन्योर से डिस्कस कर रहे थे, वो भी सेम कह रहे थे कि टीम कैसे बनाएं। और ये सवाल उनके तरफ से है कि एक विजनरी टीम को बनाने के लिए क्या फंडा या फॉर्मूला होना चाहिए, और कैसे हम रिट्रेंचमेंट को रोकें या एम्प्लॉय टर्नओवर रेट को रोकें। बहुत सिंपल है, मतलब अगर दूसरा बंदा तुम्हारी नौकरी कर रहा है तो उसको पैसे ही चाहिए ना। अब उसको कोई प्यार तो है नहीं तुम्हारी शक्ल से कि यार तुम एक मिशन पे चले हो कि नहीं मेरे को बड़ी कंपनी बनानी है, मेरे को ब्रांड बनाना है, मेरे को IPO करना है। बट जो बंदा सुबह 9 बजे तुम्हारे दरवाजे पे आ रहा है और शाम को 5 बजे जा रहा है, उसके लिए उसमें क्या है? कुछ भी नहीं। ना आपने उसको शेयर दे रखे हैं, ना ही अगर आप कल को बड़े आदमी बन जाओगे तो आप उसको बुला के बोलोगे ये 1 करोड़ रुपये बोनस ले ले, ठीक है। उसको तो 9 से 5 काम करना है और उसको उसमें से वैल्यू निकालनी है। तो वो 2 ही चीज़ें देख रहा है, यार मेरे को आज सैलरी मैं कहीं और काम करूँगा उससे बेटर मिल रही है नहीं मिल रही है। इनफैक्ट 3 चीज़ें। दूसरा, ग्रोथ कितनी है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, दूसरी जगह काम कर रहा हूँ, अगर सैलरी सेम है तो मेरी ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा होएगी। और तीसरा कि काम, ये दोनों के बाद कि काम कहाँ अच्छा लग रहा है। तो ये 3 ही चीज़ें हैं। मतलब या तो आप उसको बेटर सैलरी दे दो, इकोनॉमिक्स दे दो मार्केट से, या बेटर ग्रोथ दे दो। और ये दोनों देने के बाद आप बेटर काम दोगे तो वो टिका रहेगा। प्रॉब्लम क्या है, एज एन एंटरप्रेन्योर हमको लगता है हम तो बहुत अच्छा काम दे रहे हैं, तेरे को तेरी लाइफ बन रही है, उसको लग ही नहीं रहा क्योंकि उसको पैसे ही नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आई टेल यू क्लासिक केस। जब मैंने भारत पे बनाई, मैंने
इनिशियली जितने एम्प्लॉयज़ आए सबको ईसॉप दिए। ईसॉप मतलब कंपनी में शेयर्स दिए। बट प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को भी तब समझ आ रहा था कि ईसॉप पे हिंदुस्तान में किसी ने पैसे ही नहीं बनाया आज तक। तो आप दे तो देते हो शेयर, आपको लग रहा है मैंने 4% कंपनी का अलग रख लिया तो मैं 4% कंपनी बांट रहा हूँ एम्प्लॉयज़ में। बट एम्प्लॉय को लग रहा है कागज़ दे दिया लाला जी ने, जुमला है, ठीक है, एक और जुमला है मेरे को नचाने के लिए, मेरे को क्या पता इसका कुछ होता है नहीं होता, आज तक तुमने किसी के पैसे बनते देखे नहीं। सो व्हाट आई इंश्योर्ड वॉज कि जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाता था और वो ईसॉप वेस्ट हो जाते थे, मैं उस बंदे की ईसॉप खरीद के उसको पैसे दे देता था ताकि उसके अकाउंट में पैसे जाए। क्योंकि यार जो नौकरी कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है, वो दफ्तर आ रहा है, उसको काम भी अच्छा लग रहा है। बट उसके घर में जो माँ बाप बैठे हैं या बीवी बैठे हैं वो सोच रहे हैं तो बेवकूफ़ है, इसको कोई लड़का मिल गया, उसको घुमा दिया इसने और ये उसके भी आगे पीछे घूमे जा रहा है। बट द मोमेंट आप उसको ईसॉप दे रहे हो और उसकी ईसॉप के अगेंस्ट उसको पैसे दे रहे हो, पैसे घर जा रहे हैं, देन दैट थिंग बिकम्स रियल। तो घूम फिर के यार सब कुछ पैसा है, राइट? अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी। हम ना बहुत टाइम अपनी परसुएशन, अपना चार्म से पैसे को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, वो होने नहीं वाला। तो जस्ट मेक श्योर दे फील देयर अर्निंग अमेजिंगली वेल विद यू। I remember I was going through one of the articles and one videos on social media जहाँ आपने अपने एम्प्लॉयज़ को 3 लाख की BMW बाइक गिफ्ट करने की बात की थी। कैन यू शेयर दैट इंसिडेंट विद अस? यार अराउंड 2021 में मैं यूएस गया था बहुत बड़ा राउंड रेस करने के लिए। तो मैंने $370 मिलियन उठाए थे उस टाइम, मतलब कुछ 3000 करोड़ के करीब मेरे ख्याल से मोटा मोटा बैठेगी मैच। मैं राउंड करके वापस आया एंड मेरी टेक टीम 60 लोगों की होती थी जब मैं गया यूएस। मैं वापस आया, 40 लोग रह गए, 20 लोग उड़ गए, 1/3 टीम उड़ गई। तो उस टाइम ना टेक टैलेंट के लिए बहुत मारा मारी थी, लोग नहीं मिलते थे टेक टीम में। तो व्हेन आई केम बैक तो मेरा सीटीओ रो दिया मेरे को कि यार बंदे ही नहीं है, तू तो पैसे उठाया, धंधा कैसे बनाएगा? तो आई सेड प्रॉब्लम क्या हो रही है? कह रहे कि यार प्रॉब्लम ये है कि जो हेड हंटर होता है वो सीवी जाता है हेड हंटर के पास, हेड हंटर सेम सीवी हर कंपनी को भेज देता है। तो भारत पे को भी भेज रहा है, वो फ़ोन पे को भी भेज रहा है, वो पेटीएम को भी भेज रहा है, वो क्रेडिट को भी भेज रहा है। तो कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, जो सीवी आ रहा है चारों के पास जा रहा है। और क्योंकि बंदे कम है, कंपनी ज़्यादा है या रोल ज़्यादा है, तो लोग हमारे साथ नेगोशिएट करते रहते हैं और ज्वाइन करते नहीं, इवेंचुअली कोई और ले जाते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मेरे को पता है एवरेज सैलरी कितनी है टेक टीम की। उसने बोला ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपए बैठ रही है, मतलब कुछ हाई वाले हैं कुछ लो वाले, 20 लाख रुपए एवरेज बैठ रही है। मैंने बोला हेड हंटर को कितना देते हैं? वो 15% तक दे रहे थे 2 महीने के सैलरी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है 15% दे रहे हैं, 20 लाख है, तो 3 लाख रुपए टेक्निकली हम एक हेड हंटर को दे रहे हैं बंदे को अंदर लाने के लिए। उसके बाद भी बंदा आ नहीं रहा। तो मेरा ना एक बहुत ही वेला एम्प्लॉय था, मैंने उसको बोला तेरे को बहुत अच्छा काम देता हूँ, तू जाके पता करके 3 लाख की बेस्ट बाइक कौन सी मिलती है। वो वेला था, वो गया जी बड़े मज़े में घूमता हुआ आया, शाम तक 4-5 शोरूम के चक्कर लगा के मेरे को बोलता है कि बेस्ट बाइक है KTM। मैंने बोला भाई तेरे को नहीं दे रहा, मेरे को बता कि ब्रांड कौन सा अच्छा है। तो ही सेड कि 3 लाख में ना BMW का एक मॉडल आता है। तो मेरे को क्या सूझी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं लिंक्डइन पे गया, मैंने BMW की बाइक की फ़ोटो डाली और लिखा कि whoever joins भारत पे टेक टीम विल गेट अ BMW बाइक। और मैं डाल के सो गया। सुबह में उठा तो बहुत सारे मिस्ड कॉल आ रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे कंपनी के फाउंडर मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि साले तू मार्केट क्यों ख़राब कर रहा है। तो मैंने बोला मार्केट तो तुमने ख़राब की, साले मैं बंदे ठीक सैलरी पे रख रहा था, तुमने कुछ भी सैलरी दे के बंदे उठाए हैं। बट हुआ क्या, सी अंडरस्टैंड, वो टेक में जितने भी लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी ड्रीम थी कि एक सुपर बाइक होनी चाहिए कभी किसी टाइम पे। उनके माँ बाप को ये था कि नहीं यार ये तो हमारे घर का चिराग है, इसको बाइक नहीं लेके देनी।
बिकॉज ये तेज चलाएगा, एक्सीडेंट मारेगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी ना वो ड्रीम कहीं पे दबी रह गई। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। 3 लाख रुपए तो मैं वैसे भी खर्च रहा था, मैंने 3 लाख रुपए की बाइक ऑफर कर दी, ठीक है। तो अच्छी बात ये थी कि वो, अगर मैं उसको 3 लाख रुपए उठा के भी देता ना, वो अपनी घर वालों को कभी कन्विंस नहीं कर पाता कि मेरे को बाइक चाहिए। बट मेरे बाइक देने से उसको बहुत ही एक्साइटमेंट हो गई। तो कई बारी आपको थोड़ा टेढ़ा सोचना होता है, पैसे नहीं लगते ज़्यादा, बट थोड़ा टेढ़ा सोचना होता है, काम हो जाता है। दैट्स ग्रेट। अपने कैलकाटा में है, मैं एक डेटा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एक टाइम था जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर कंपनीज कलकत्ता में होती थी। अभी क्या डेटा मैंने चेक नहीं किया है, यानी सिर्फ नाम की कंपनी है। यहाँ पर एक ट्रेंड रहा है कि ये लोग कागज़ी काम से बहुत भागते हैं, स्पेशली जो मिड साइज फर्म्स हैं, बिजनेस हाउसेज हैं। इनको लगता है जितना जल्दी खाली कमा ले, ये कंप्लायंस जो होता है, ये जो फाइलिंग जो होती है, ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेजरली जो बैठे हैं, आई थिंक द न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्ट करना चाहते हैं। सो मेरा सवाल अगेन इनके लिए रहेगा, कंप्लायंस का क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज आई सीन एग्जाम्पल्स ऑफ बाइजूस कमिंग इन, लैक ऑफ गवर्नेंस, वैल्यूएशन नीचे आ गई। वी हैव अगेन ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जब गवर्नेंस ना होने के कारण इश्यूज हुए। तो अब स्टार्टअप की अगर बात करें, एक प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पेपर्स आर नॉट मेंटेन, गवर्नेंस नहीं करते हैं, क्या ये फंडिंग को इफेक्ट करता है? और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या ये सही है? यार देख, हर बंदे को ना धंधा बहुत सिंपल तरीके से चलाना है कि मैं लाला हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, ठीक है। अब रेगुलेशंस बहुत ही बेवकूफ़ वाले रेगुलेशन होते हैं हिंदुस्तान में इन जनरल। तो तुमको कहीं से ना अंदर से कन्विक्शन नहीं आ जाती कि यार ये सही है। तुमको ये लगता है मतलब मैं तो अच्छा धंधा कर रहा हूँ, किसी को कुछ बिगड़ नहीं रहा, इस सरकार मेरे को तंग करने के लिए रेगुलेशन ला के आएगी। एंड वो हर बिजनेस मैन के थॉट आता है। बट द फैक्ट इज कि अगर तुमको धंधा हिंदुस्तान में करना है तो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो करनी पड़ेगी। सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वे अराउंड। इफ यू स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड वेयर यूजेज ऑफ कैश इज गोइंग डाउन, ठीक है, आपकी सारा धंधा वाइट की एंट्री में होना है, जीएसटी पे करना ही करना है, टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है, कई जगह तो आपको टीसीएस भी देना है। इन दैट सिनेरियो अगर आप अभी भी उस दुनिया में रह रहे हो कि नहीं यार हमने तो कैश वाला धंधा चलाना है, तो वो नहीं होने वाला। मे बी यू विल बी एबल टू डू इट फॉर 1 or 2 years more, बट इन द लॉन्ग रन वेयर एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, आपकी काउंटर पार्टी ही बोलेगी भाई मेरे को तो तरीके से धंधा करना है, वरना नहीं करना। तो आई थिंक one can still cry about it, one can still feel not convinced about things कि ये फालतू का जीएसटी क्यों है, 18% क्यों देना है, 28% क्यों देना है। बट जो है सो है, यू कैन बी वोकल अबाउट इट बट यू कैन नॉट कंप्लाई विद इट, वो ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको बड़ा धंधा बनाना है आपको सब कुछ तरीके से करना पड़ेगा। गवर्नेंस, I think if you're running a private limited company and it is majorly owned by the family, I don't think you need to get any third party onto the board. I am not a big fan. In a governance थोड़ा management वाला jargon ज़्यादा है and ये थोड़ा concept western concept है US type जगह में, जहाँ पे कोई कंपनी का मालिक नहीं होता। तो कंपनी है, सबके पास शेयर होल्डिंग है, मे बी बिगेस्ट शेयर होल्डर के पास 2% शेयर होल्डिंग है, वहाँ पे एक मैनेजमेंट है जो रन करती है बिजनेस। तो मैनेजमेंट को ऑनेस्ट रखने के लिए यू नीड अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर, या फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बोर्ड होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ऑल दैट। इंडिया में 99% ऑफ द केसेस देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ओनरशिप। जो 100% कंपनी ओन करता है वही सीईओ है, वही करता धरता है, वही चला रहा है, राइट। उसमें आपको थर्ड वर्ग पार्टी को अंदर बिठा के भी कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो आई थिंक जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है उसके आपको फंडे क्लियर होने चाहिए। फालतू में किसी वेले बंदे को जो आपको लग रहा है बहुत अच्छा रिनाउंड नेम है, उसको बोर्ड पे बिठाओ, उसको माई बाप बनाओ, उसको 10 चीज़ें सिखाओ। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ द टाइम।
थैंक यू आशीष जी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव फाउंड दैट इंडिया में काफ़ी सारे वेस्टर्न आइडियाज़ का रेप्लिकेशन होता है. To be with due respect, we talk about Ola, Uber, we talk about Amazon and Flipkart. कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं. कुछ लोग यहाँ पर स्टॉल्स भी लिए हुए हैं, कुछ मिनिएचर फॉर्म में, कुछ मीडियम फॉर्म में सेम बिजनेस चला रहे हैं. कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कैश बर्न करके बैठ जा रहे हैं. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इज इट ओनली मनी विच इज़ इन्वॉल्व विच इज़ मेकिंग अ डिफरेंस? सम आर बीइंग सक्सेसफुल एंड सम आर नॉट. क्या रेप्लिकेशन ऑफ आइडिया इज रियली अ गुड आइडिया? कि कोई कर रहा था, वहाँ सक्सेस हो गया, तो इंडिया में ले आओ. सी, अगर कुछ ऑलरेडी काम कर रहा है, एज आई टोल्ड यू, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है. अगर आपको आइडिया अपने दिमाग में आया या मार्केट में कोई चीज़ को देख के आया, सेम कॉन्सेप्ट है. एंड ऑफ द डे घूम फिर के आई टोल्ड यू, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन. सो आई डोंट थिंक यू शुड बी अशेम्ड कि अरे ऊबर पहले यूएस में आ गया था, ओला तो ऊबर को देख के बैठ गया. सो वॉट? मतलब भाई, ऊबर को किसने रोका था इंडिया में पहले आने से? या चाइना में पहले वॉलेट आए, इंडिया में पेटीएम बाद में आया एंड आइडिया वहाँ से था. क्या फ़र्क पड़ रहा है? एंड ऑफ द डे हर मार्केट में नुआंस है. ठीक है, जैसे वो लोग इंडियन मार्केट में आ सकते हैं, हम लोग भी बाहर वाली मार्केट में जा सकते हैं अगर औकात है तो. सो आई डोंट फील अपॉलोजेटिक अबाउट आपको आइडिया कहाँ से आया, या आपने अगर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को रेप्लिकेट कर लिया. हु डज इट बेटर इज द गेम. इफ ओला's service is better than Uber, they'll beat him any day. Doesn't matter who Uber was the original idea, right? But if it is not, if you've done a bad copy of it, or if you just not applied yourself, you will also not succeed. You were talking about who does it better. So यहाँ से सवाल है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर. लेकिन कितनी बार अपने क्या करते हैं, बिजनेस मॉडल लेके आते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तैयार करते हैं, और लाने के बाद देखते हैं दो आदमी आकर दो बातें कह जाते हैं, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है. एंड बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स शेकी हो जाते हैं कि उसने टोक दिया, फीडबैक इज नॉट गुड. देन हाउ मच डिपेंडेंसी एन एंटरप्रेन्योर शुड मेक ऑन सच काइंड ऑफ फीडबैक्स, कि कब रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए या कब लेट गो या फिर इग्नोर कर देना चाहिए? यार सी, कस्टमर इज द किंग. ठीक है, अगर कोई बंदा पैसे दे रहा है और उसको अपने पैसे का वर्थ नहीं मिल रहा है तो वो सुना के ही जाएगा. ठीक है, इंडिया में बहुत सिंपल है. नाउ दो चीज़ें हैं, या तो आप समझो कि वो फीडबैक सही है और उसको इम्प्लीमेंट करके अपना प्रोडक्ट ठीक कर लो, या आप अगर तुम डिनाइल में रहोगे कि नहीं यार मेरा प्रोडक्ट तो सही है, मार्केट को समझ नहीं आ रहा, देन यू हैव अ प्रॉब्लम. मार्केट को सब समझ आता है. मतलब कोई हिंदुस्तान में कोई 10 रुपये भी खर्च रहा है ना, वो ये नहीं बोलेगा चलो ठीक था. अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा वो क्लियरली बोल देगा इसमें क्या अच्छा नहीं था. एंड कस्टमर की फीडबैक से ज़्यादा डायरेक्ट एक्शनेबल चीज़ तो कोई है ही नहीं. सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट कस्टमर फीडबैक. I think what you're trying to say is a different thing, which is saying trolling, right? कि इंडिया में कुछ भी करो ट्रोलिंग बहुत होती है. मैं कह नहीं रहा था. हाँ, तो यार ट्रोलिंग का तो मैं आपको क्या, मतलब मेरे से ज़्यादा ट्रोलिंग किसी ने नहीं देखी है. ठीक है, एंड मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दूँ. हिंदुस्तान ना एक फ्रस्ट्रेटेड कंट्री है एट द कोर ऑफ इट, और सबको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है. ठीक है, और किसी के भी जाके आप कमेंट लिख के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो. तो बहुत ही मस्त फॉर्मूला बन गया है. आज के डेट में ना ज़मीन पे कोई नहीं उतरता. अब अगर आप देखोगे ना, बैक इन द डे मैं कैलकाटा भी आता था, फर्स्ट टाइम आई केम, वो धरना हो गया ऑल ऑफ अ सडन, राइट? आई वॉज इन CESC ऑफिस, मैं ऑफिस से बाहर लगा, वो एकदम से धरना हो गया. तो आई हैड टू वॉक 2.5 किलोमीटर्स टू गेट अ कैब एंड गेट बैक टू द एयरपोर्ट. आज की डेट में कुछ हो ही नहीं सकता, धरना हो ही नहीं सकता. गवर्नमेंट के लिए ईजी है, किसी को कुछ भी कर दो. लोगों को जो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखानी है, जो भी एक्टिविज्म दिखाना है, वो सोशल मीडिया में
गाली देके खत्म हो जाएगा, सड़क पे कोई नहीं उतरने वाला, ठीक है, सब कुछ वो डिजिटल हो गया इन सब सेंस। सो आई कीप टेलिंग पीपल एंड इट अफेक्ट्स, राइट, समटाइम्स तुमको लगता है क्यों फालतू की गाली दे रहा, भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यार, तुमको पता ही क्या है, ठीक है। बट आई कीप टेलिंग पीपल वन थिंग, इंडिया इज अ कंट्री कि अगर भगवान भी उतर के आ जाए ना यहाँ पे और अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना ले, मेटा वेरीफाइड, ठीक है, कि जुकरबर्ग ने ब्लू टिक दे दिया, हाँ जी ये भगवान, असली भगवान यही है, वहाँ पे भी 50% लोग माँ बहन की गाली दे रहे होंगे, ये फैक्ट है, ठीक है। सो इफ यू डूइंग बेटर देन दैट, you should think you're in a good spot. That's great, Ashish ji. Ashish ji, I think deserve a round of applause for that. बट कैलकाटा में बता दूं, लोग बहुत प्यारे हैं एंड जोरदार तालियों से बताएंगे कि हम कितना प्यार करते हैं आशीष जी से। आपने मेरा कंफर्ट लेवल काफ़ी बढ़ा दिया आशीष जी। आई थिंक येस्टरडे नाइट जब मैं तैयारी कर रहा था, नॉट एग्जैक्टली, माई वाइफ टोल्ड मी, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, आई हैव माई कलीग्स ओवर हियर, सबने आपके बारे में अलग ओपिनियन बताई थी। आपने ट्रोलिंग वर्ड यूज़ किया तो मेरा कंफर्ट लेवल बढ़ गया। किसी ने कहा बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम संभल के रहना, तुम बहुत बात करते हो, सुना देंगे। इसने बोला बेइज्जती कराने जा रहे हो तुम। तो मेरा सवाल ये नहीं रहेगा कि आप कैसे हैं एग्जैक्टली, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट अश्विनी ग्रोवर इन द मार्केट, कि जो आप हैं नहीं बट स्टिल लोग कहते हैं आप हैं। I think the biggest misconception is people think I have a lot of money. सर ये आपको पहले कहना चाहिए था, कल रात से मुझे गरीब फील हो रहा था कि मैं कैसे बैठूंगा। नहीं यार, सी होता क्या कि सी आई एम अ वेरी इंसिडेंटल पब्लिक फिगर। मैं 40 साल की उम्र तक एक बहुत ही प्राइवेट इंडिविजुअल था, बहुत ही शाय इंडिविजुअल था। मैंने कभी स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं की, कोई ड्रामेटिक्स नहीं किया, कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी, कोई डिबेट नहीं करी, ठीक है। मतलब एक टाइम था जब मैं, अगर आप मेरे से सीधी बात कर रहे हो 1-on-1, मैं आपसे बात कर लेता, अगर 2 बंदे आ गए तो मैं अपने जूता देखने लगता था, मैं नीचे नज़र झुका लेता, मैं खुद आई वॉज ऑलवेज शाय। इट जस्ट सो हैपेंड कि शार्क टैंक, बट आई वॉज ऑलवेज अ very prolific investor in startups. So when Shark Tank came, they were looking for people who were founders, whose companies were doing amazing, and they were also good investors. So I think वो 3 क्राइटेरिया में मैं बैठ गया। अब मेरे को नहीं पता था कि कैमरा के सामने क्या होता है, राइट, कि एंड आई वेंट ऑन द शो, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, मैंने देखा भी नहीं था शार्क टैंक। अब वो शो चल गया, इंसिडेंटली उस शो में मैं चल गया फॉर सम रीजन, राइट। तो आई जस्ट गॉट थ्रस्ट एज अ पब्लिक फिगर, राइट। अदरवाइज इफ यू मीट मी आउटसाइड द स्टेज, मतलब ये स्टेज के नीचे उतरोगे ना, मैं बात ही नहीं करता यार, मतलब मैं बहुत ही शांत हूँ। एंड बिकॉज वो शार्क टैंक का फॉर्मेट ये था कि यार तुमको बंदे को रगड़ना है फिगर आउट करने के लिए, मैं इसमें पैसा लगाऊँ नहीं लगाऊँ। अब सबको मेरी एक्सपेक्टेशन हो गई है कि अश्लील आके रगड़ देगा, ठीक है। एंड मैं आधा टाइम बोल रहा हूँ भाई एजेंडा क्या है, मतलब क्यों, राइट। तो कई बार लोगों को लग रहा होता है कि नहीं यार अश्लील आएगा, बहुत ही एग्रेशन होगा, कुछ तो तोड़ फोड़ होएगी, एंड मैं आके शांति से बैठ जाता हूँ। मुझे लगता है क्यों भाई, मतलब क्यों एग्रेशन कर रही है, कोई पैसे नहीं लग रहे यहाँ पे, ठीक है, मेरे पैसे नहीं जाने वाले मेरी जेब से, तो मैं क्यों किसी से भिड़ूँ। सो बट आई अंडरस्टैंड पीपल ऑल्सो saw me in that format, and therefore उनकी expectation वैसी है, but reality थोड़ी सी on stage reality different है, off stage different है। That I can really feel आशीष जी, जब मैं आपसे नीचे मिला एक बहुत पॉजिटिव वाइब आई, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी बात की भी टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि आपने पैसे नहीं मांगे ना। चलिए कोई ना, यहीं से एक अगला सवाल मेरा एक आता है। आपने किताब लिखी है इन कोट्स दोगलापन, राइट, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको, मैंने सडनली दोगलापन क्यों? यानी बहुत कॉमन फ्रेज आ गया है, हम लोग आसपास इतने यंगस्टर्स ही बैठे हैं, कभी कोई बंदा कहते मैंने पढ़ाई नहीं करी है, एग्जाम में टॉप कर जाए, यार ये दोगलापन है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अचानक 3 डेबिट कार्ड निकल जाए, दोगलापन है। तो आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया। तो सवाल अभी आता है दोगलापन वर्ड ही क्यों, कोई नाम नॉर्मल रख देते हैं। अभी आपने कहा बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो आपने बहुत एनर्जेटिक नाम रखा है, ऐसा क्यों?
नहीं सो ऑन शार्क टैंक वो एक टीचर आया था, उससे कॉन्वर्सेशन के टाइम मेरे मुंह से वर्ड निकल गया। एंड कई बार क्या होता है कि सी सोशल मीडिया इज अ वेरी डिफरेंट एनिमल, वो उसमें एक सब करंट चल रहा होता है, कुछ चल रहा होता है जो आपको समझ नहीं आता है। तो दोगलापन वर्ड निकला, मेरे को लगा ठीक है हिंदी का वर्ड है, हम यूज़ करते थे, निकल गया मुंह से। बट ऑफ लेट कोई वर्ड यूज़ ही नहीं करता था, ऐसे लग रहा है मतलब कि आउट ऑफ यूज़ हो गया था। तो ऑल ऑफ अ सडन द सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट डिस्कवर्ड अ न्यू वर्ड एंड वो मीम्स बनने लग गई। मीम्स इज द न्यू कल्चर, इट्स अ सब कल्चर। तो मीम्स की वजह से बहुत फेमस हो गया। बट मैं तो धंधे वाला बंदा हूँ, मेरे को लगा ठीक है यार सब मेरे नाम के साथ दोगलापन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मेरा क्या भला हो रहा है इससे, मेरे को तो पैसे मिल नहीं रहे। तो मैंने क्या करा, मैंने दोगलापन वर्ड ट्रेडमार्क कर लिया। सो आई हैव द वर्ड ट्रेडमार्क ऑफ DOGLAPAN in English, दोगलापन वर्ड, आई हैव द ट्रेडमार्क ऑफ इट। बट अब उससे भी पैसे नहीं बन रहे, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम यूज़ कर रहे हो मेरे अकाउंट में पैसे गिर रहे हैं। सो when I came out of my company, I wanted to write my autobiography and I wrote the book in खुंदक। मतलब कोई बोलता है ना कि क्या मोटिवेशन थी लिखने की, मैं तो सिंपल बोलता हूँ खुंदक थी, पर मतलब मैं खुंदक निकालनी थी तो मैंने किताब लिखी। In 5 weeks I wrote the book. Now everyone would call their autobiography by their own name। भाई मेरी कहानी है, मेरे नाम से बिकनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि मेरा नाम भी यूनिक इनफ था कि मेरे नाम से बिक जाती है। इट्स लाइक कितने अश्नीर हैं, ज़्यादा तो नहीं है, और अश्नीर ग्रोवर तो मतलब एक ही है। तो मेरे को था कि अपने नाम से भी बेच सकता हूँ, बट बिकॉज आई हैड द ट्रेडमार्क आई कॉल्ड इट दोगलापन। तो मेरा पब्लिशर भी थोड़ा हैरान परेशान था, यार सेम कि यार अपनी ऑटोबायोग्राफी का कोई और बंदा नाम ही नहीं रखता, अपना ही नाम रखता है। एंड आई सेड कि नहीं यार, एक चल रहा है सब कल्चर, ये बुक नाम से वायरल हो जाएगी। एंड इट वर्कड आउट दैट वे। आई हैव सोल्ड मोर देन 1.1 लाख कॉपीज ऑफ द बुक हार्ड बाउंड। एंड ऑन कहते हैं ऑडियो बुक जो होती है, इट सोल्ड मोर देन 40 लाख कॉपीज। सो इट्स डन रियली वेल। दैट्स ग्रेट। अश्विनी जी, वी टॉकिंग अबाउट जब आप स्कूल में जब थे, अगर 2 आदमी खड़े हो जाएं तो आप शू की तरफ देखने लगते थे। I was just curious to understand कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या थी। तो मैंने गूगल कर लिया, मैंने देखा वहाँ IIT दिल्ली लिखा हुआ है, IIM अहमदाबाद लिखा हुआ है। कितने बच्चे यहाँ स्माइल कर रहे हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं आप। यानी पैकेज सर अनडाउटेडली एक ड्रीम फिगर होता है जो यहाँ बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे हमें मिल जाए। उसके बाद अपना एक जॉब छोड़ना, एक स्टार्टअप पिक करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, राइट। What I understand is just like you're dating someone and उसको छोड़ के आप कहीं और शादी कर ले रहे हैं। How tough it was taking that decision, because हमारे यहाँ क्या होता है ना, I still remember the day I told my mother कि after my PhD I'm going to start my own business। यहाँ से पानी गिरना शुरू हो जाता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम पे किसी ने काला जादू किया है, तुम किसी गलत संगति में पड़ गए हो। या जितने बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं कि जितने दोस्त होते हैं सब ब्लेम किए जाते हैं। आपने कैसे वो डिसीजन लिया कि एक अच्छी वेल पेड जॉब को छोड़ के एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है? यू मेंशन कि अगर कमाई नहीं हो रही है उतना जिगरा भी होना चाहिए, तो ये मोटिवेशन कैसे? यार हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि जितना इंसान पढ़ा लिखा हो रहा है ना, वो उतना ही फुद्दू हो जाता है। अगर वो बीटेक है, मतलब अगर वो 10वीं पास है उसमें बहुत जिगरा है, वो 12वीं पास है उसमें कम जिगरा है, किसी ने बीटेक कर ली और कम जिगरा है, वो मास्टर्स कर ली और कम है, PhD कर ली तो वो तो भाई हो गया उसका, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। तो US, if you look at US, if people become more educated, वो और रिस्क लेते हैं। हिंदुस्तान में उल्टा है, आप जितना पढ़ लिख लोगे ना तो आप कम रिस्क लेने लग जाओगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको लगने लगता है मेरी नौकरी लग जाएगी अच्छी, एंड कहीं पे ना आपने माँ बाप ने आपके दिमाग में बिठाया हुआ है कि बेटा अच्छी नौकरी लग जाए, उससे अच्छी कोई और चीज़ नहीं है कि लाइफ में रिस्क नहीं लेना है। सो एट अ लार्ज लेवल वी आर अ वेरी रिस्क एवर्स कंट्री।
एंड आप जितना पढ़ लिख लो आपको लगता है यार मेरी 1 करोड़ की नौकरी लग जाएगी, अच्छा मैं 4-5 साल मेरे बाद मैं 5 करोड़ रुपये कमा लूँगा, तो मैं क्यों रिस्क लूँ, राइट? सो दैट इज़ द सैड थिंग. बी स्कूल मतलब आप जो IIM अहमदाबाद बोलते हो उसको बी स्कूल बोलते हैं, बिजनेस स्कूल बोलते हैं. मैं कह रहा हूँ बिजनेस स्कूल है ही नहीं. मेरे को IIM अहमदाबाद ने कुछ बिजनेस करना नहीं सिखाया. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को बोलने में, कुछ बिजनेस करना नहीं सिखाया. हाँ, एक अच्छा मैनेजर बनाया ताकि मैं जो बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस मैनेज कर सकूं एज अ जॉब. But it did not give me any skill to start a business from scratch and to build a business of my own. So all these B schools are actually J schools. They're just job schools. They're creating managers. They're not creating businessmen. And incidentally for me, मैंने 7 साल कोटक में नौकरी करी, फिर 2.5 साल Amex में करी. My skill of doing business came when I worked at Grofers, which is Blinkit now. Because वो मेरा बैचमेट था अलबिंदर ढींडसा, उसने शुरू किया था. और अलबिंदर ने कहाँ से सीखा था, वो पहले जोमेटो में काम करता था. तो उसने जोमेटो में 2-2.5 साल काम करा, उसको लगा यार दीपिंदर कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ. फिर मैंने अलबिंदर के साथ 2-2.5 साल काम करा, मेरे को लगा अरे अलबिंदर कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ. तो कहीं ना कहीं IIT दिल्ली के बैचमेट्स में ना फॉल्स कॉन्फिडेंस आ गया एक दूसरे के साथ काम करके कि यार ये मेरा बैचमेट ही है, इसने वही सीखा जो मैंने सीखा है, तो अगर ये रिस्क ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ. सो आई थिंक दैट्स व्हाट sort of prompted me to doing my own startup. That's great. Again, I'll pick a line from your statement and I'll ask. आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस बताया कि आपने यहाँ 7 साल किया, देन ग्रोफर्स में काम किया. Do you think before having your own startup, it's important to have an experience at job? या straight away business कर सकते हैं? दोनों में difference क्या रहेगा? Yes, there are some 110-111 unicorns. मतलब स्टार्टअप जिनकी 1 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन है आज की डेट में, 110 से 115 के बीच में. तो कम से कम नहीं तो 200-250 फाउंडर हैं कुल मिला के, ऑन एन एवरेज 2 फाउंडर पर स्टार्टअप. अगर आप वो पूरी लिस्ट देख लो, एक्सेप्ट फॉर मे बी 5 to 10 people, which is 5% of the overall population, everyone has some work experience. So the only guys I know of is Zepto वाले लड़के. They joined Stanford. कोविड के टाइम they could not go and they somehow landed up in Bombay. उन्होंने शुरू कर दिया. रितेश अग्रवाल, ओयो. बट यही है, मतलब गिनती के 2-3 लोगों में जो मैं जानता नहीं. एट लास्ट वो बंदे जिन्होंने बिजनेस किया हुआ. एंड उसका रीज़न ये है कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है पता होना चाहिए. इंडियन एजुकेशन सिस्टम है तो आप बबल में हो. आप चाहे स्कूल जा रहे हो चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, असली दुनिया कैसे चल रही है आपको पता ही नहीं है. तो कॉलेज में सब बच्चे सेम टाइम पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं. तो पीपल डू नॉट गेट एक्सपोज टू द रियल लाइफ. And you only get exposed to real life in India by doing the job. So, if you ask me, you're probably going to be have a better chance of success if you have already worked at it. That's add value to the entire structure. That's great. एक पर्सनल सवाल है. ये सवाल ये रहेगा कि अगर आपको मौका मिले 10 years up the line जाने का, यानी वापस पीछे जाने का, what will be the best advice which will give to your younger self? आज आपको फायदा करेगा. एक तो बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल होते हैं, ठीक है, कि 10 साल पीछे जाने का सारा कोई 10 मिनट पीछे नहीं जा सकता लाइन में, ठीक है. 10 साल तो बहुत दूर की बात है. एंड दूसरा एडवाइस, मतलब कोई एडवाइस हो जाए तो मेरे को ये है कि तुम लोगों की कहानियाँ सुन करो अपनी. मैं किसी की एडवाइस सुन के एंटरप्रेन्योर नहीं करता. मेरे को जिद थी, मेरे को एक मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखी, मेरे को टाइमिंग दिखी, और एक फॉल्स कॉन्फिडेंस बोल लो या मतलब मेरे बैट्समैन जितने
फाउंडर्स थे कि कॉन्फिडेंस है कि ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, उस करके मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। पर आई एम नॉट अ बिग बिलीवर इन हैविंग मेंटर्स या यू नो हैविंग एडवाइजर्स। मेरे को उनकी कोई वैल्यू नहीं लगती। मेरे को लगता है अगर कोई एडवाइस देगी कर रहा होता तो साला खुद ही ना कर देता। मतलब मेरे को क्यों एडवाइस दे रहा है, मेरी लाइफ सॉल्व कर देगा। दैट वाज अ वेरी बोल्ड आंसर अश्विन जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहेगा, आपने कुछ दिन पहले कहा दैट एजुकेशन सिस्टम इज अ बबल। अब यहाँ पर कितने लोग एग्जाम्पल देते हैं हमें क्लास में, जब मैं कहता हूँ पढ़ लो बेटा, बड़ा आदमी बनना है तो पढ़ लो, आगे बढ़ पाओगे। और आपने स्टेटमेंट दिया जहाँ पर कि जितना आप पढ़ेंगे उतना रिस्क एवर्स हो जाएंगे, उतना डरपोक बन जाएंगे। सर आप खुद इतने क्वालिफाइड हैं, यहाँ पर सर दोगलापन तो डेफिनेटली एक वर्ड रहेगा, बट स्टिल मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग कैकेडमी में देखते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, क्लास 10 पास हैं, क्लास 12 पास हैं, बट जैसा इकोसिस्टम कॉर्पोरेट का चेंज हो रहा है, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, क्या एजुकेशन रियली मैटर्स? बिकॉज कितने लोग कहते हैं मिनिमम बीकॉम कर लो, मिनिमम MBA कर लो बिफोर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। आपको क्या लगता है, क्या इट वर्क्स एज अ शील्ड फॉर देम? नो यार, इट एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर। मतलब जो लड़का 5th क्लास में फेल हो रहा था ना, उसने डिसाइड कर लिया था कि मेरे लिए एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, मैं मार्केट में जाके फिगर आउट कर लूँगा कैसे जिंदा रहना है। एंड आप जितने भी देखोगे, जितना जल्दी ड्रॉप आउट हो गए वो लोग उतना जल्दी बिजनेस में चले गए। एंड टुडे इफ यू लुक बैक, आपने उनका जितना मर्जी मजाक उड़ाया स्कूल में कि सारे के ग्रेड नहीं आते, फेल हो गया, पेरेंट्स को बुला लिया, प्रिंसिपल ने डांट दिया, भाई वो पैसे बना रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट अ बिलीवर दैट एजुकेशन इज नीडेड टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, और इज इट नेसेसरी? हाँ, यू कैन यूज इट स्मार्टली टू बिकम बेटर देन द अदर गाइज, बट वो ट्रेड ऑफ वही है कि जितना पढ़ते रहोगे उतना फुद्दू बनते रहोगे, थ्योरेटिकली स्मार्टर बनते रहोगे बट डरपोक बनते रहोगे। सो व्हाट इज़ द राइट लेवल वेयर यू से कि नहीं यार इतना भी पढ़ाई नहीं करने की, ज़रा मेरा दिमाग असली दुनिया में चलना बंद हो जाए। That's great. यहाँ पर ना, if you have many a times we find that entrepreneurs faces a lot of family issues, कि प्रेशर बन रहा है घर से, या फिर फैमिली बॉन्डिंग नहीं रह रही है, लोग कितनी बार घर छोड़ देते हैं। आपकी लाइफ में फैमिली बॉन्डिंग का कितना वैल्यू रहा है जर्नी कवर करना? बिकॉज आई हैव सीन दैट आई वाज गोइंग थ्रू, एंड लोग सोशल मीडिया फॉलो करते रहते हैं, द वे यू हैव डेल्ट विद द क्रिटिसिज्म व्हिच पीपल वर ऑफरिंग टू यू, इट्स अ ग्रेट थिंग अश्विन जी। मैंने लोगों को टूटते हुए देखा है अपने आँखों के सामने, एंड जब मुझे पता चला कि आप मेरे सामने बैठेंगे, मेरा बस एक ही सवाल था कि मैनेज करने का जो माइंडसेट है, क्या फैमिली बॉन्डिंग ने आपको दिया? और ये जो मेंटालिटी है कि जो कर रहा है करने दो, जैसे आपने कहा ना, मेंटर नहीं चाहिए, मतलब नहीं है, जो मन में आए वो करना है, और अपने आप को भरोसा होना चाहिए, ये जो गो गेटिंग एटीट्यूड कैसे आया? क्या मतलब, मैंने एज आई टोल्ड यू, मैंने जितनी ट्रोलिंग देखी है, मैंने जितना क्रिटिसिज्म देखा ना, हार्डली पीपल वुड हैव सीन इट। एंड समहाउ मेरे को बहुत कॉमेडी लगती है, मतलब ये सब कुछ होता है ना, मेरे को बहुत कॉमेडी समझ आती है। सो व्हेन आई वाज हैविंग अ, now all my cases are solved, everything is solved, right? So but when I was having this board battle, मीडिया इतना झूठ लिखता था ना, मतलब मेरे को खुद पे हंसी आती। अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको पता लगेगा मेरे पास 10 करोड़ रुपए की डाइनिंग टेबल है, 10 करोड़ रुपए की, एंड इतने झूठ मार्केट में लिखे जाते हैं, कैसे बनते आप समझ भी नहीं सकते। सो जस्ट टू मलाइन समथिंग समवन, आप कुछ भी बोल दो, और यहाँ पे मीडिया वाले, मतलब मैं टॉप के न्यूज़पेपर, टॉप के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, वो न्यूज़ बिना सोचे समझे छाप देंगे। अबे 10 करोड़ की न्यूज़ कैसे बने भाई? अब मेरा बोर्ड के साथ बैटिंग चल रहा है, तो बोर्ड को दिखाना है इसके पास कुछ इल गॉटन वेल्थ है, मतलब कि हमको नहीं पता पैसे कहाँ से है इसके पास, बट ऐसे कुछ है नहीं, बिकॉज मेरा सब कुछ डिस्क्लोज्ड है। तो दे सेड कि समवन टोल्ड अ रिपोर्टर कि अश्लील ने अपना नया घर बनाया है, उसके पास में एक बहुत फैंसी डाइनिंग टेबल है, 10 सीटर, ठीक है। तो रिपोर्टर ने बोला होगा ठीक है, अब इसमें क्या खबर बनाऊँ मैं इसमें, मतलब ठीक है डाइनिंग टेबल है तो है। उसने बोला नहीं, बहुत भारी टेबल है, उसको घर
चढ़ाने के लिए ना पुली लग गई थी, 150 किलो की टेबल है। तो रिपोर्टर ने 150 kg 150 kg हुई ना, 150 kg को 150 K बना दिया, ठीक है। अब 150 K का कुछ भी मतलब हो सकता है। दूसरे रिपोर्टर ने उसको $150 K बना दिया, डॉलर साइन लगा के। भी 150 K तो नॉर्मली डॉलर के टर्म से बोलते हैं ना। किसी और रिपोर्टर ने उस 150 K को 70 से मल्टीप्लाई करके 1 करोड़ की वैल्यू निकाली कि $1.5 लाख $1 करोड़ रुपए होता है। किसी की मैच वीक थी, उसने 10 करोड़ की वैल्यू निकाल दी। और न्यूज़ छप गई कि अश्लील के पास 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल है। तो एंड आई एम थिंकिंग कि यार मस्त है, मतलब 150 किलो की चीज़ कैसे 10 करोड़ की बन सकती है। So I have seen all of this stupidity, right? I have dealt with enough of police cases, I have dealt with enough of high court cases, and I find it funny, right? मतलब मेरे को हंसी आती है, मतलब मेरे दिमाग में आधा टाइम रील चल रही होती है कि मैं क्या रील बनाऊंगा इस कहानी पे, ठीक है। नॉट दैट कि मैं स्ट्रेस हो रहा होता। तो अब नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है ना, अच्छी बात है ना सर। अब मैं क्या बताऊँ क्यों नहीं है। अगर हम फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, एक बिजनेस आइडिया के लिए पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। बिकॉज आइडिया अच्छा हो सकता है, बट बिना पैसे के वो आइडिया कोई काम का नहीं है। अगर फंडिंग प्रोसेस में अगर जाएं, क्या फंड रेज करना इंडिया में आज के दिन आसान है, और अगर है तो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? नहीं यार, फंड रेजिंग हैज़ बिकम टफर। फंड रेजिंग वॉज वेरी इजी इन 2021। मतलब इतना आसान था कि मैं $250 मिलियन उठाने गया था यूएस, और मैं $370 मिलियन उठा के आया था, और मेरे पास टोटल डिमांड $650 मिलियन की थी। मतलब समझ रहे हो कि पैसा चाहिए भी नहीं है, सामने वाला बोल रहा है भाई तू ले ले। मतलब मेरे को फ़ोन उठाने से कतराता था कि यार कोई मेरे पे प्रेशर डालेगा कि तू मार से पैसे ले ले। तो मैंने वो वाले दिन भी देखे हैं। 2021 ऑनवर्ड्स आई थिंक वो फर्स्ट सीजन ऑफ शार्क टैंक एंड वो फंडिंग बबल उस साइड साथ साथ कोइंसाइड कर गए। 2022, 23, now 24, it's been down and very down. Today, I think it's probably one of the toughest markets I've seen for fundraising in the last 10 years. अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी स्केल रीच कर चुकी है, आपका IPO हो सकता है, दैट मार्केट इज गुड। बट अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं आज के दिन में बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए फंडिंग मार्केट इज बैड। सो इट इज़ थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप, थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग डाउन, एंड इट्स अ साइकिल, राइट। मतलब वो हर 6-7 साल एक साइकिल आता है, फाइनेंशियल साइकिल है। आई एम होपिंग विद ट्रम्प कमिंग नाउ फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स, 2025 is the year when things start picking up. But if you ask me, and if you feel कि it's tough to raise money, you're not alone. मतलब कोई बताता नहीं है कि मार्केट में कितना टफ है। पैसा उठाना हमेशा वैसे भी टफ होता है। मतलब तुम 300 लोगों को मिलोगे तो 3 लोग पैसे लगाएंगे, वो तो है ही। बट इन टुडेज मार्केट वो 3 भी नहीं है। अगर अपने बात करें द टू मूड्स ऑफ हाउ पीपल वर्क, एक कंपनी को लाइफ लॉन्ग लेके जाते हैं, प्रॉफिटेबल बनाते हैं, एंड रिसेंटली हमने देखा है लोग वैल्यूएशन की काफ़ी बात करते हैं। आजकल छोटा फर्म एक प्रॉपर मॉडल में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यूएशन करता है और अपना स्टेक बेचकर निकल जाता है। व्हाट पर्सनली यू थिंक, प्रॉफिट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएशन क्रिएट करके निकल जाना इज़ इम्पॉर्टेंट? देखिए, टू ईच इज ओन। मेरे को दोनों में किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। सी कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, एंड इकोनॉमिक्स में बहुत ही सिंपल रूल है, बायर बिवेयर, राइट। भाई जो खरीद रहा है वो ये सोच के खरीदो कितने में खरीद रहा है और उसको क्या चीज़ मिल रही है। सो आई थिंक इफ समवन इज बिल्डिंग अ बिजनेस, उसने एक सर्टन स्केल तक बना लिया, उसको लग रहा है कि नहीं यार मेरी वैल्यू ऐड यहीं तक थी, मैं इसमें और वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, ये बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के साथ जुड़ के अच्छा बनेगा, तो यू शुड sell it and move on, right? Classic case, right? Grofers, Blinkit, 2-3 years back, for about $1 billion valuation, Blinkit got sold or merged with Zomato, right? Now एक तरीके से सोचो कि यार
एंड द गुड थिंग इज अलविंदर इज स्टिल पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट? बट एक तरीके से सोचो कि यार बेच दिया, ठीक है। दूसरी तरीके से सोचो कि नहीं यार सस्ते में बेच दिया, बिकॉज वही है 1 बिलियन की आज मार्केट 15 बिलियन वैल्यूएशन लगा रही है। बट हो सकता है उस टाइम डिफरेंट मार्केट हो, मतलब वो 1 बिलियन का बिजनेस चलाने के लिए भी और पैसे अवेलेबल ना हो, राइट? सो वेदर यू सेल, वेदर यू रन इज अ फंक्शन ऑल्सो ऑफ लिक्विडिटी। पैसे होंगे तो आप चला सकते हो लॉन्गर टाइम तक। कई बार आपको लग रहा है नहीं यार मेरे को मार्केट पैसा नहीं देने वाली है और पैसा नहीं देगी, तो आपका ऑप्शन क्या है? फिर तो आपको बेच के ही निकलना है। बट आई डोंट थिंक, आई एम नॉट जजमेंटल ऑन इट। आई थिंक द की थिंग इज टू क्रिएट वैल्यू। इवेंचुअली हर कोई प्रॉफिट बनाएगा, आप ये भी मान के चलो। वो लोगों ने बहुत गालियाँ दी, जोमेटो को प्रॉफिट नहीं बनाता, प्रॉफिट नहीं बनाता। वो बनाने पे आया तो वो सालों साल तक तगड़ा प्रॉफिट भी बनाएगा। The next question is, what is the common mistake which entrepreneurs commit while pitching their idea? Shark Tank India में इतने सारे आपने पिचिंग देखे थे, कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो लोग ध्यान ही नहीं देते और मिस्टेक होती रहती है? मिस्टेक नहीं है। आई थिंक समटाइम्स एज आई वाज टेलिंग यू कि मेरे को ये मत बेचो कि मैं ये समाज के लिए, देश के लिए कर रहा हूँ, राइट? वो फेक पेट्रियोटिज्म या फेक कम्युनिटी मेरे को नहीं चाहिए। बी ऑनेस्ट अबाउट कि हर कोई धंधा पैसे के लिए करता है। तो वो जो एक ना सोसाइटी में पैसे को बुरा बनाया गया है, ठीक है, कि अरे यार ये ना बहुत ही वो है मटेरियलिस्टिक बंदा है, सिर्फ पैसे का सोचता है। व्हाट्स रॉन्ग इन इट, राइट? मतलब द बिगेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड US इज प्योरली कैपिटलिस्ट। सब कुछ वहाँ पैसे से चलता है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में भी सब कुछ पैसे से चलता है। आप मंदिर जाते हो पैसे ही चढ़ाते हो ना। बाहर वाले तो फिर भी चर्च में जाके मोमबत्ती जला लेंगे। यहाँ पे तो आपको मंदिर जा रहे हो, वहाँ पे भी पैसे चढ़ा रहे हो, सगन में भी पैसे चढ़ा रहे हो, राइट? सो वी आर अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। एवरीथिंग गेट्स डिसाइडेड बाय मनी। सो व्हाई आर वी सो ashamed of talking about money? Or if someone says कि नहीं I am motivated by money, why do we think it's a wrong motivation? Why do we think that guy is not the right guy, is perverted? In fact, I think wrong the other way. अगर कोई मेरे को आके बोलता है कि मेरे को देश के लिए करना है, मेरे को तो पॉलिटिशियन लगता है, सारा बिजनेसमैन लगता ही नहीं है। मेरे को तो उन लोगों से डर लगता है कि साला इससे बात नहीं करनी, ये क्या बातें कर रहा है। अगर अपनी बात करें फ्रॉम दी कॉस्ट कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ लेट हम लोग बहुत बार देखते हैं यहाँ पर जितने बिजनेस और ट्रेडर्स मौजूद हैं, प्रॉफिट डिज़ायरेबल नहीं आ रहा है, वो कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, सैलरी कम कर देते हैं। उन सारे फेजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल माई क्वेश्चन इज, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि ऐसा फेज़ आया जब डिज़ायर्ड रेवेन्यू नहीं आ रहा है और अभी कॉस्ट कटिंग करनी है, और उस कॉस्ट कटिंग के टाइम पे वी नॉट अनेबल टू पे प्रॉपरली, हाउ डू यू मेंटेन द मोरल ऑफ द टीम? थैंकफुली जब तक मैं भारत में था, जब मैं चला था, तब तक तो नहीं आया कुछ। हाँ, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन ग्रोफर्स वेयर हमने लोगों को ओवर हायर कर लिया था, एंड अ सिंगल डे वी लेट 200 पीपल गो, राइट? तो मैंने वो वाला टाइम भी देखा है। क्या मोटिवेशन ट्रस्ट से आती है। अगर जो नौकरी से चला गया वो तो चला गया, आप उस पर जितना मर्जी टाइम स्पेंड कर लो, आप उसको जितना मर्जी पुचकार लो, वो उसने गाली देनी है क्योंकि उसकी नौकरी गई है, और जिसने नौकरी ली है वो आप हो, उसमें कोई क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? आई कैन ट्राई टू पैसिफाई हिम, बट एट द कोर ऑफ इट बोलेगा मेरे पास नौकरी थी, तूने मेरी नौकरी छीन ली, तो वो आपको सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक जो लोग रह जाते हैं, दे शुड हैव द बिलीव कि उनका नंबर नहीं आने वाला नेक्स्ट। इफ दे फंडामेंटली बिलीव कि नहीं, हाँ ठीक है हमने ओवर हायरिंग करी थी, हमने बंदे निकाल दिए, और अगर लाला जी बोल रहे हैं कि और रिटेंचमेंट नहीं होगी तो नहीं होगी, राइट? अगर वो ट्रस्ट है देन पीपल आर मोटिवेटेड इनफ, बिकॉज उनको अब लगता है बिजनेस इज इन अ बेटर स्पॉट कि इतने सारे बंदे नहीं चाहिए थे, अब मैं तो चाहिए बंदे के लिए। सो आई थिंक people should have that trust in the founder, and if people have the trust in the founder, then it's an easier task. Before I conclude and move ahead to the host over here, my final question for you today
कोई मैसेज जो आप देना चाहें यहाँ पर प्रेजेंट ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन, सेंस ऑफ आइडिया, यहाँ से वहाँ तक क्या करना चाहिए, द मैसेज फ्रॉम योर एंड। मैं सब मैं कोई बाबा महाराज नहीं हूँ, मतलब नॉट सो फार, इवेंचुअली बनना है वन डे, बट आई हैव नॉट रीच देयर। सो मैं कोई प्रवचन नहीं सुना सकता, कोई मंत्र नहीं पढ़ा सकता कि जिससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। या आई थिंक जस्ट कीप वर्किंग, दैट्स इट। आई थिंक इट इज़ अ ह्यूज अप्लॉज ऑन दैट। सो बिफोर वी एंड सर, एक छोटी शायरी आपके लिए। मैंने आपको इतना बार रील में देखा है, आपको सब सामने से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एटीट्यूड, सेम अप्रोच। तो कुछ लाइंस कुछ ऐसे हैं, खूबियाँ तो खुद में खोज, खामियाँ खोजने के लिए लोग हैं ना, अपने अंदर जोश की चिंगारी जला, जलने के लिए तो लोग हैं ना, अपना कद तू ऊंचा बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। एंड लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा बड़ा कर जा, कुछ ऐसा बड़ा कर जा, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। Ashwini, it was great interacting with you, and thank you once again. Thank you so much for the great insight, Mr. Ashwini Grover, and one big round of applause for our very own moderator Mohit ji for conducting the session brilliantly. बहुत बहुत धन्यवाद. Now, थोड़ा ज़्यादा cheering हो जाए इस साइड से, one round of applause. Now I would like to invite our co-founders to felicitate Mr. Ashwini Grover for your precious time and valuable words. May I please invite our co-founders of Vyapar Zone with a round of applause. Please accept the token of gratitude on behalf of Vyapar Zone. Round of applause. Thank you so much, sir. The men behind the creativity and the idea. I would like to now invite Mrs. Madhuri Jain Grover on stage now. Welcome to Calcutta and welcome to Vyapar Zone. Now, I would like to invite Mrs. Shweta Chokhani on stage to provide the token of gratitude on behalf of Vyapar Zone. थैंक यू सो मच. अब ये स्टेज थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है. हम उन्हें इनवाइट करना चाहेंगे जिनके सहयोग के बिना व्यापार जोन इतना बड़ा पैमाने पे निखर नहीं पाता. हमारे को फाउंडर्स ने और पूरी टीम ने जो सपना देखा है, बंगाल को सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है, ताकि बिजनेस और बढ़े और जितने भी इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन आज आए हैं हमारे एक छत के नीचे, सब और ज़्यादा इन्वेस्ट करें एंड पूरे वर्ल्ड वाइड में बंगाल और ज़्यादा तरक्की करे. मैं इनवाइट करना चाहती हूँ उन सारे को स्पॉन्सर्स को ऑन स्टेज. एक छोटा सा फेलिसिटेशन लाइक अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिस्टर ग्रोवर की तरफ से उनकी तरफ से जाएगा. सो मे आई नाउ इनवाइट मिस्टर अंकित मोंका जी, साबुरी प्लाईवुड, ऑन स्टेज विद अ राउंड ऑफ अपलॉज. डॉकबैक की तरफ से मिस्टर ओम प्रकाश सक्सेना जी, जीएसटी दोस्त की तरफ से मिस्टर विकास धनधानिया जी, कैफुल माइथन अलॉयस की तरफ से सिद्धि जैन जी, डेको ड्रीम्स की तरफ से मनीषा बागरी जी, एशियन इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रियंका अग्रवाल जी. हमारे सारे को स्पॉन्सर्स के एक बार जोरदार तालियों के साथ स्टेज पे स्वागत किया जाए. वेलकम, वेलकम टू व्यापार जोन. आप सबके बिना, ये सहयोग के बिना बिल्कुल नहीं पॉसिबल हो पाता. अब एक एक करके हमारे को फाउंडर्स साथ में रहेंगे और मिस्टर अश्वनी ग्रोवर जी हमारे सारे को स्पॉन्सर्स को फेलिसिटेट करेंगे. जोरदार ताली हो जाए हमारे सारे को स्पॉन्सर्स के लिए. मैं स्पॉन्सर्स का नाम दोबारा दोहराना चाहती हूँ. मिस्टर अंकित मोंका जी, शाबुरी प्लाईवुड, डॉकबैक, मिस्टर ओम प्रकाश सक्सेना जी, जीएसटी दोस्त मिस्टर विकास धनधानिया जी, माइथन अलॉयज सिद्धि जैन जी, डेको ड्रीम,
Manisha Bagri ji, Asian Institute, Priyanka Bajaj ji. Thank you so much, sir. Have a great evening. Thank you so much for blessing with your presence and your kind words. Looking forward to more sessions. And thank you so much. आप सभी का एक बार जोरदार ताली हो जाए मिस्टर रश्मि ग्रोवर के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए. So much for being with us at the parent school. It is a great privilege for all the parents in the house. Okay.